Good morning, everyone. लास्ट टाइम सर्कुलर मोशन जो पढ़ाया था वो रिवाइज कर लिया अच्छे से? नहीं यार, पार्थ आधा ही देखा, फिर मैं सो गया था यार। पूरा नहीं देखा, सुपर ओवर तक गया था ना। हाँ, न्यूज पढ़ा मैंने सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखो, सर्कुलर मोशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? हाँ, देखो सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, यूसीएम और नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनमें हमने एंगुलर वेरिएबल डिफाइन किए थे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये सब यहाँ पे दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन में हमने ये वेरिएबल्स डिफाइन किए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये अल्फा वाला पार्ट 0 होगा ना। फिर लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में रिलेशन देखा था, डिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, स्पीड इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा। एक्सेलरेशन में यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर हमने इसमें तीन केस हमने स्टार्ट किए थे पढ़ना। पहला केस देखा था जब अल्फा इज 0, सेकेंड केस देखा था जब अल्फा इज कांस्टेंट। नहीं तो इसमें हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मिले थे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब हम लोग तीसरा केस देखेंगे जहां पे अल्फा इज वेरिएबल। ये सब सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में करते थे ना, सब कुछ यहाँ सेम वैसे ही है। तो अगर हम लोग थर्ड केस देखते हैं जहां पे अल्फा है और वो कुछ वेरिएबल है, तो अल्फा जो वेरिएबल होगा तो तीन टाइप के केसेस आएंगे। एक तो फंक्शन ऑफ टी हो सकता है, फंक्शन ऑफ ओमेगा हो सकता है, और फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है। यहाँ तक लीनियर वाले में क्या होता था, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ वी, वी की जगह यहाँ ओमेगा आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आ जाएगा ना। तो ऐसे तीन केस होंगे। तो तीनों केस में क्या क्या करना रहेगा? अगर मान लो पहला केस है अल्फा इज फंक्शन ऑफ टाइम, समझ आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, जब ए फंक्शन ऑफ टी होता था तो हम लोग क्या करते थे, ए को लिख देते थे डीवी बाई डी टी, तो यहाँ अल्फा को क्या लिख देंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। फिर टी वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, जो भी प्रॉपर लिमिट होगी वो रख देंगे। सेकेंड केस में पहले हम लोग थर्ड वाला कर लेंगे, अल्फा अगर फंक्शन ऑफ थीटा है तो अगर आप डी ओमेगा बाई डी टी लिखोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि अब डी टी इधर लाओगे तो थीटा अलग है, टी अलग है, इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था ना, अल्फा को हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हैं। जैसे ए को डीवी बाई डी टी या फिर वी डीवी बाई डी एक्स लिखते थे। अब डी थीटा दूसरे साइड लाएंगे
और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट वगैरह रख देंगे। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे करने का। एक तो हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, और फिर ओमेगा वाला टर्म एक साइड करेंगे, टी वाला टर्म एक साइड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। आपको एक तो ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे, फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू डी थीटा ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट वगैरह डाल देंगे। कौन सा लिखना है वो कैसे डिसाइड होता था? क्वेश्चन में लिमिट किसकी दी है, टाइम के टर्म में पूछा है तो ये यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो ये यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? नोट कर लो ये। हो गया सिद्धेश? तो अब इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। सेम वैसे ही प्रॉब्लम करने हैं जैसे काइनेमेटिक्स में करते थे। मैं एक दो करा देता हूँ, बाकी सेम है वैसे ही आप कर सकते हो। मान लो कहीं पे आपको अल्फा दिया है कुछ टी, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है अल्फा चेंज हो रहा है। अगर इनिशियल ओमेगा इज 0, देन फाइंड ओमेगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। करो सभी लोग ट्राई। मीटर पर सेकेंड नहीं, रेडियन पर सेकेंड ना। ओमेगा बता रहा हूँ, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? अल्फा को हम लोग लिख लेंगे डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू टी ना। अल्फा इक्वल टू टी, तो अल्फा को लिख दिया डी ओमेगा बाई डी टी। फिर डी ओमेगा इक्वल टू टी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। क्या लिख दिया? टी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। टाइम 0 पे ओमेगा की वैल्यू 0 थी, टाइम टी पे ओमेगा होगी, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा
इधर टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ ओमेगा -0, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 -0, तो ओमेगा इक्वल टू आया टी स्क्वायर बाई 2। अब टी की वैल्यू डाल देंगे ना, टी की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड। हाँ, फिर हमें नेक्स्ट निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जो ये ओमेगा निकाला है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना, इसको सॉल्व करोगे। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी ना, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो इस ये आ जाएगा, तो डी थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, टाइम 0 पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 था, कोई टाइम t पे डेल्टा थीटा है ना। लिमिट डाल दोगे तो ये आ जाएगा, 2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो 3 आएगा नीचे ना, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर t की वैल्यू डाल देंगे, 2 सेकेंड पे निकालना है, तो ये आ जाएगा 8/6 रेडियन। ठीक है, सबको क्लियर है? तो बस आपको ये अगर पता है कि किस सिचुएशन में क्या लिखना है ना, कब डी ओमेगा बाई डी टी लिखना है, कब ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखना है, तो आगे तो बस वो इंटीग्रेशन रहेगा ना, तो वो हो जाएगा आराम से। अब इस पे मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेम वही चीज है, बस सिंबल्स चेंज हो गए हैं, काइनेमेटिक्स में कर रखा है अपन ने। श्रेयस जाने दे भाई, वो सेम ही सेम है, बस वैल्यू चेंज कर करके सॉल्व करना है। बस ओमेगा वी की जगह ओमेगा इमेजिन करो, एक्स की या थीटा, ऐसे ही बस करते जाओ, हो जाएगा ना। अभी इसमें क्वेश्चन आएंगे ना, अपने मॉड्यूल में दूंगा ना होमवर्क में, तो उससे और हो जाएगा प्रैक्टिस। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो लास्ट टाइम हमने एंगुलर वेरिएबल्स देखे थे ना, तो एंगुलर वेरिएबल हमने सर्कुलर मोशन में देखा था, एंगुलर स्पीड। बट एंगुलर स्पीड ऐसा नहीं है कि केवल सर्कुलर मोशन में ही डिफाइन कर सकते हो ना, आप कहीं पे भी एंगुलर स्पीड डिफाइन कर सकते हो। तो हमें नेक्स्ट देखना है कि किसी भी जगह पे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट है एंगुलर स्पीड इन जनरल केस। कोई भी हम सिचुएशन में एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका क्या सेंस है। देखो जैसे एक पार्टिकल है, वो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो उसको क्या दिखेगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता दिखेगा। कोई रोटेशन दिखेगा क्या इस ऑब्जर्वर ए को ना, ऑब्जर्वर ए के लिए ये स्ट्रेट लाइन में जाता दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इसके लिए रोटेट होता नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए एंगुलर स्पीड 0 है। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होता, तो उसको क्या दिखेगा कि इसको जो देखने वाली लाइन है अभी इस डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आएगा, तो उसको क्या दिखेगा कि वो इधर आ गया। थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाएगा, तो उसको फिर दिखेगा कि ये इधर आ गया। तो लगातार उसको देखने के लिए जो उसका ये एंगल बन रहा होगा, वो लगातार रोटेट करना पड़ रहा होगा ना। अगर आप ऐसे बैठ के देख रहे हो तो लगातार आप घूमते जा रहे होगे, तो आपको यहाँ से रोटेशन का फीलिंग आएगा ना। अब देखो यहाँ जब भी कोई जनरल सिचुएशन में आप रोटेशन देखने जाओगे तो कैसे देखोगे, मान लो इस टाइम पे इसकी स्पीड कुछ भी है। श्रेयस देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ से देख रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाता दिख रहा है, बट यहाँ से देख रहे हो तो ये जो उसको मिलाने वाला लाइन है वो रोटेट भी हो रहा है ना, पहले इधर था फिर इधर हुआ फिर इधर हुआ,
तो रोटेट होता दिख रहा है ना। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, जो पार्टिकल को मिलाने वाला रेडियस वेक्टर होता था वो लगातार चेंज होता रहता था ना। मान लो एक फिक्स लाइन लेते थे, उससे जो एंगल होता था, यहाँ फिक्स लाइन मान लो ये ले लिया, तो इससे लगातार एंगल चेंज होता जा रहा है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, दो टाइप की चीजें दिखेंगी। एक तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मान लो ये इस टाइम पे ये रेडियस वेक्टर आर है, तो आर और वी के बीच का एंगल कैसे दिखाओगे, एक का हेड है एक का टेल है हेड और टेल कोइंसाइड होंगे तो क्या होगा, बाहर वाला एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, मतलब आर और वी के बीच का एंगल थीटा है, तो वी के दो कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। तो यहाँ पे किसके वजह से रोटेशन दिख रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से या वी साइन थीटा की वजह से। अगर केवल वी कॉस थीटा होता तो क्या होता, ये केवल ऐसे इस लाइन के लॉन्ग जाता दिखता ना, कोई रोटेशन दिखता क्या केवल अगर वी कॉस थीटा होता तो ना, कोई रोटेशन नहीं होता। इसके वजह से आप एक इंस्टेंट के लिए मान सकते हो जैसे ये एक रेडियस है और ये उसका सर्कुलर आर्क बन रहा है ऐसा कुछ, और ये उसकी टेंजेंशियल स्पीड है, जैसे यहाँ पर है और वो इधर को जा रहा है वी स्पीड से, ये उसका रेडियस है ना। तो एक इंस्टेंट के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, तो इस इंस्टेंट पे आपकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, वी साइन थीटा अपॉन में आर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वाला वी अपॉन में आर। हाँ, पार्टिकल एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यस ना, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर घूम रहा है ना। पार्टिकल को आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी कि थोड़ा रोटेशन भी हो रहा है ना, फीलिंग आपको ऐसी आ रही होगी, रेडियस वेक्टर रोटेट होता दिखेगा, पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो ये आपका एंगुलर स्पीड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर स्पीड किसी भी पोजीशन से अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, उस पोजीशन से पार्टिकल को मिलाओगे और रेडियस वेक्टर निकालोगे, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, ये क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड होगी। जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है ना, हमें इस पॉइंट से निकालनी है, तो इस पॉइंट से पार्टिकल को मिला देंगे ना। क्या क्या करना है मैं वो नोट कर देता हूं ना। हम लोग ये स्टेप्स लगाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ज्वाइन पार्टिकल विथ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट के साथ निकालना उस पॉइंट से पार्टिकल को ज्वाइन करेंगे ना? फिर सेकेंड, फाइंड परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना ऑफ वेलोसिटी अप्लाई v perpendicular by r टू फाइंड ओमेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। कहीं पे भी सिचुएशन में आपको ओमेगा निकालने को पूछा जाएगा तो आप ऐसे करोगे ना।
आप इस चीज को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे v साइन थीटा है ना, v साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ओमेगा इक्वल टू वी, ऊपर r मल्टीप्लाई कर दें और नीचे एक r और मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो वही सेम चीज है ना, ये और ये सेम चीज है, बस r एक्स्ट्रा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा। अब देखो वी आर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, v क्रॉस r। अगर v और r के बीच का एंगल थीटा है तो v क्रॉस r क्या होगा, वी आर साइन थीटा ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्रुवील देखो ये फर्स्ट स्टेप में ने क्या बोला हुआ है, ज्वाइन पार्टिकल विद गिवन पॉइंट, जैसे कि ये हमें इस पॉइंट से निकालना है एंगुलर स्पीड इस पार्टिकल का, तो हम पॉइंट से पार्टिकल को मिलाने वाली ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है तो उस पार्टिकल का v निकाल लो, पोजीशन वेक्टर निकालो उस पॉइंट से, अपॉन में v क्रॉस r अपॉन में ऐसे कर सकते हो ना, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चीजें सॉल्व करनी है तो। अगर v आई जे के में दिया है, r आई जे के में दिया है ना, तो फिर आप ये यूज करोगे, अदरवाइज हम अगर डायग्राम वगैरह दिया है, r वैल्यू दी है, v दी है ऐसे डायग्राम में, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओमेगा यार, सिद्धेश चैप्टर कौन से चल रहा है पता है तुझे, कौन से चल रहा है बता। ये देख ऊपर क्या लिखा है, एंगुलर स्पीड। नहीं, ये एंगुलर स्पीड अभी पीछे देखा था ना, ओमेगा से डिनोट करते थे, ये एंगुलर स्पीड निकाल रहे हैं ना। देखो यहाँ पे श्रेयस, अगर मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वी आर साइन थीटा होगा। ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी लिख सकते हो ना, ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी। केवल मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए मॉड लगा रखा है। देखो भावेश, यहाँ पे आर और वी के बीच का एंगल ये आएगा ना, थीटा आएगा। जब एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड हो रहा हो तो एंगल कैसे निकालते हैं, हेड को आगे बढ़ा के। अब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला तो उसमें साइन थीटा आएगा ना, इधर कॉस जाएगा, तो अब साइन आया तो क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करोगे ना यहाँ पे। ये v और ये v साइन थीटा क्या, इसकी ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है ये ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे। हो गया नोट। अब देखो इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सपोज ये रोड है, इस रोड पे कोई कार इधर को जा रही है किसी v स्पीड से, और यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, यहाँ से कार को देखा जा रहा है, तो जब कार अभी पॉइंट ए पे है तब की उसकी एंगुलर स्पीड बतानी है, और जब वो, ये डिस्टेंस कुछ डी है, और जब वो डी डिस्टेंस आगे आ जाएगा,
तो पॉइंट बी पे जब पहुंचेगा तब की उसकी एंगुलर स्पीड बतानी है ना, और उसकी वो कांस्टेंट v स्पीड से चल रहा है। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ कार with respect to O when car is at point A P ना, पॉइंट O के रिस्पेक्ट निकालना है, और कब कब निकालना है, जब एक बार कार A पे था तब, और एक बार जब कार B पे था तब। अबे भावेश, इतना पढ़ाने के बाद तू जीरो बोल रहा है, हद है यार। कुछ तो यूज कर ले जो पढ़ा है अभी तूने। हाँ नैनेस, वेरी गुड। नैनेस का सही आया अभी तक। सरायो सही है। वालिम्बे सही से सॉल्व कर भाई, क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी करने में लगा हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। पार्थ वेक्टर फॉर्म में यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ तो सीधे पार्थ, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ने यहाँ वी डी सब दिया है ना, तो उससे सॉल्व करो। हाँ देखो हम लोग क्या क्या करेंगे, ए के लिए तो अगर हम देखेंगे तो ए पे जो ये मिलाने वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये ऐसे आ रहा है ना यहाँ का रेडियस वेक्टर, और वी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ऑलरेडी वी परपेंडिकुलर में ही है ना, तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा ना, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा वी बाई डी। लेकिन जब हम बी पॉइंट पे देखेंगे, बी पॉइंट पे जब हम देख रहे होंगे, तो आप देखो बी को ओ से मिलाओगे ऐसे, तो ये हमारा यहाँ का रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर वाला v निकालेंगे और v अपॉन में ये डिस्टेंस करेंगे, ये d है ये d है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2d ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल होगा ना r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में, ये अगर थीटा है, ये d है ये d है ना, ये 90 है तो ये 45 आया होगा, तो यहाँ r और v के बीच का एंगल कितना है 45, तो v का इधर कंपोनेंट आएगा v cos 45 और इधर आएगा v sin 45, तो ये जो आया ये वाला v का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर वाला v अपॉन में r करना है ना, जब ओमेगा हम निकाल रहे हैं बी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला v अपॉन में r, तो परपेंडिकुलर वाला v कितना है, v sin 45 अपॉन में r की वैल्यू कितनी है √2d, तो ये √2 नीचे 2 आ जाएगा। समझ आया श्रेयस, थीटा जीरो कैसे, जीरो नहीं है ना 45 है, हाँ बी पे हम देखेंगे तब थीटा 45 है। आर और वी के बीच का एंगल देखना होता है ना, आर और वी के बीच का। प्रथमेश तू पवार सर की क्लास लगा ले, वो आजकल पहले मैथ सिखाते थे वो, ऐसे एडवांस लेवल वाली, सारे कॉन्सेप्ट तेरे क्लियर हो जाएंगे। श्रेयस तू अगर स्ट्रेट लाइन में ही तू भी बैठा है तब तुझे ऐसा दिखेगा, अगर स्ट्रेट लाइन में बैठा है तब स्ट्रेट दिखता है, अगर साइड में बैठा है तो तुझे ऐसा
थोड़ा मूवमेंट दिखेगा, थोड़ा सर्कुलर पाथ दिखेगा। भावेश वो अपने पवार सर है ना, जहाँ पे वो ग्रेविटी में जब गए होगे तो एडमिशन के लिए जिन्होंने बताया होगा, रमेश पवार सर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं वो। तो जो बेसिक एडवांस मैथ है वो वाला पार्ट सर करा देते हैं अच्छे से। बेसिक एडवांस समझ रहे हो ना? हाँ, और पंकज सर इंग्लिश पढ़ा देते हैं। श्रेयस वो तो देख, तुझे पता है ना कि तो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, लेकिन मान ले कार इधर से आई और इधर को गई, कार इधर से आई स्ट्रेट इधर को गई, तो तुझे पहले इधर को अपना हेड रखना पड़ेगा, फिर इधर ऐसे हेड घुमाना पड़ेगा। तो हेड क्यों घुमाना पड़ रहा है? पूरा हेड क्यों रोटेट हो रहा है तेरा? जब कार ऐसे पास हुई तो तू देख रहा है, स्ट्रेट लाइन में तो सीधा देखता रहता। ये तो एंगुलर स्पीड क्या है, रिलेटिव टर्म है ना, आप किस जगह से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, बट हमें तो दिखा ना, कि हमें अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तभी ना हम उसको सर घुमा के देखेंगे। सीधे चल रही होती है हमारे लिए है। ये सब रिलेटिव टर्म है ना, आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जर्वर के हिसाब से है ना, किस पॉइंट से देख रहे हो। रोहन बेटा देखो, ये डिस्टेंस डी है, ये डी है, तो एक आपने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये डी है, ये डी है ना, तो tan थीटा 1 आएगा तो थीटा कितना आएगा? 45 ना। फिर ये अपोजिट एंगल है तो इसलिए ये भी 45 हो जाएगा। समझ आया? नैनेस तूने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? सपोज देखो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है विथ स्पीड v, उसको हम सेंटर से देख रहे हैं, एक कोई पॉइंट ए सरकमफरेंस पे लिया और एक कोई बाहर बी लिया है ना, इसकी रेडियस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। तो हमें बताना है फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 सेंटर, पॉइंट ए सरकमफरेंस, पॉइंट 3 बाहर एक पॉइंट बी है, इसी लाइन पे ये ऐसे हमने लिया हुआ है। पहला पार्ट तो v बाई आर आ जाएगा, सेंटर से देखेंगे। हाँ, तो ये v बाई आर, ए पॉइंट से देखेंगे तो v बाई 2r ना, ये डिस्टेंस अब 2r हो गई ना परपेंडिकुलर वाली। और बाहर वाले पॉइंट से देखेंगे
तो ओमेगा की वैल्यू v/3r। देखो ये जो सरकमफरेंस वाला पॉइंट है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये पार्टिकल यहां से मान लो यहां गया तो जितनी देर में ये सेंटर के अबाउट थीटा घूमेगा, सरकमफरेंस के अबाउट उतनी देर में कितना घूम लेगा। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है तो सरकमफरेंस पे कितना करता है, θ/2 ना। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा होगा फिर, समझो जितनी देर में यहाँ सेंटर से थीटा घुमा, यहाँ से θ/2 घुमा, मतलब अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है तो ये आधा ही है उसका ना, तभी ना हाफ एंगल घूम पाएगा। यहाँ से एंगुलर स्पीड हाफ दिख रही है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए एंगल भी हाफ रोटेट होता दिखेगा ना। थोड़ा इससे आपको फील अच्छे से आ जाएगा कि एंगुलर स्पीड कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो जो हमने ये वाला प्रॉब्लम किया, ये वाला प्रॉब्लम, इसको करने के लिए कैलकुलस वाला मेथड भी होता था, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ ना। ये जो हमने प्रॉब्लम किया था जिसमें ये कार ऐसे जा रही थी और हम लोग यहाँ से देख रहे थे पॉइंट ओ से, तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा निकाल रहे हैं बाय कैलकुलस ना। कोई भी टाइम पे जब ये कार मान लो कहीं यहाँ पे पहुंची हुई है तो ये कुछ मान लो ऐसे कुछ आ रहा है, ये आर बन रहा है, ये वी है और आर और वी के बीच का एंगल कुछ थीटा है। ये देखो कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं और ये जो आर है रेडियस वेक्टर है इसके घूमने का रेट निकालेंगे। ये फाई का जो रेट होगा, किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, इसको ही हम बोलेंगे ये उसकी एंगुलर स्पीड है ना। अगर अभी आर इधर था फिर इधर हुआ फिर इधर हुआ तो जिस रेट से ये फाई घूम रहा होगा वही उसकी एंगुलर स्पीड बोलेंगे ना। यहां से समझो ना, एंगुलर स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर का जो एंगल होगा। ये देखो ये एक फिक्स डिस्टेंस डी है ना, ये फिक्स डिस्टेंस डी है, ये मान लो कोई भी टाइम पर एक्स डिस्टेंस है ना, ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो इससे ये एक्स डिस्टेंस है। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो लगातार एक्स चेंज होता जाएगा ना, तो dx/dt क्या बता रहा होगा, v, इसके v आगे जाने की वजह से x चेंज हो रहा है तो dx/dt को हम v बोलेंगे। अब देखो हम कोई भी टाइम पे बोल सकते हैं tan phi इक्वल टू x/d ना, tan phi इक्वल टू x/d, तो हम x इक्वल टू बोल सकते हैं d इंटू tan phi। अब जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा, जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो x चेंज होता जाएगा, x चेंज होगा तो ये phi चेंज होता जाएगा, ये d कांस्टेंट है ना, ये d नहीं चेंज होगा। ठीक है, समझो सभी। तो अब हमें अगर phi का रेट ऑफ चेंज चाहिए तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dx/dt इक्वल टू d बाहर आ जाएगा d/dt ऑफ tan phi ना, d/dt ऑफ tan phi। अब phi ऊपर है नीचे t है ना, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, d बाहर रहेगा, tan नीचे, इसको ऐसे लिख लेंगे d tan phi अपॉन में d phi इंटू d phi अपॉन में dt ना। अब tan phi का phi के रिस्पेक्ट में हो जाएगा sec स्क्वायर phi ना, और d phi बाई dt को ओमेगा लिखेंगे और dx बाई dt को v।
ठीक है। अब आपको जिस टाइम का निकालना है उस टाइम का फाइ लिख दो। आपको शुरू में पॉइंट ए पे निकालना था, तो पॉइंट ए पे फाइ की वैल्यू कितनी थी? जब आपको एक बार पॉइंट ए पे निकालना था, एक बार पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पे जब निकालना था तब का फाइ कितना था? 0 था ना, वो इस यहाँ पे था ना 0। तो फाइ 0 डालोगे इस वाले में तो सेक फाइ कितना हो जाएगा? 1। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v बाई डी ना। यहाँ से इस ये 1 हो गया, डी इधर कर देंगे। v अपॉन में डी, सेक स्क्वायर फाइ को ऊपर ला के लिख देंगे कॉस स्क्वायर फाइ। अब फाइ डालते जाओगे तो उस जगह का ओमेगा आता जाएगा। बी पॉइंट के लिए ये कितना हो जाएगा? बी पॉइंट पे ये एंगल 45 आ गया था ना। ये 45 तो ये भी 45 आएगा, तो बी पॉइंट पे यहाँ डाल दोगे तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v बाई डी कॉस 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v बाई 2d। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। अब देखो कैलकुलस वगैरह में क्या था, ये सब प्रॉब्लम उस टाइम पे डाल दिए गए थे। अब अभी आपको ज्यादा पढ़ा नहीं रहता है काइनेमेटिक्स वगैरह, तो उस टाइम सॉल्व नहीं होता है। कैलकुलस का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इसी तरह से काइनेमेटिक्स के बीच बीच की चीजें जहाँ पे कैलकुलस लगता है वो सब डाल दिया गया है। तो इसीलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम में शुरू में दिक्कत आती है। जब पढ़ लोगे थ्योरी वगैरह तब वो वर्ड प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। नोट कर लो ये वाला मेथड भी। इस मेथड में आपको क्या करना है, आपको कोई एक फिक्स लाइन बनानी है। उस लाइन के साथ पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है उसका एंगल निकालना है, और एंगल का रेट ऑफ चेंज निकालना है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं, देखो अभी तक हम लोग जो एंगुलर स्पीड निकाल रहे थे वो फिक्स पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऑब्जर्वर खुद भी चल रहा हो ना। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड, मान लो हमारा एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, इसको ये मिलाने वाली लाइन है। ये कुछ इधर को वी ए स्पीड से जा रहा है अल्फा एंगल पर, ये कुछ वी बी स्पीड से जा रहा है बीटा एंगल पर। तो हमें मान लो यहाँ निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना। हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं ओमेगा बी ए। ओमेगा बी ए का मतलब क्या हुआ? एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जो भी ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा क्या सोचता है, जो भी ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा क्या सोचेगा कि मैं रुका हुआ हूं, दूसरा वाला चल रहा है। और वो कैसे चलता हुआ देखता है? अपनी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर देता है ना। जो ऑब्जर्वर होता है वो अपनी वेलोसिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ए को क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे ए ऑब्जर्वर है। जब ए ऑब्जर्वर है तो उसको क्या क्या दिखेगा, अपनी वेलोसिटी को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना। ये देखो सब प्लेन में चल रहे हैं ना, 1D में नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको अगर हम रिजॉल्व कर दें और ऐसे लिख दें, इधर कंपोनेंट आएगा वी ए कॉस अल्फा, इधर आएगा वी ए साइन अल्फा, इधर आएगा वी बी कॉस बीटा, और इधर आएगा वी बी साइन बीटा। अब देखो जो एक लाइन में कंपोनेंट है वो तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना।
तो ये एक लाइन में आएंगे और ये अपोजिट लाइन में आएंगे, ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब ए ऑब्जर्वर बनेगा तो ए क्या दिखेगा कि वो खुद रेस्ट में है और केवल बी चल रहा है, और बी का वो ये वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा, बी का ये इधर को वेलोसिटी वी बी कॉस बीटा, और वो इधर को आ रहा है वी ए कॉस अल्फा से। तो अपना ये वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेगा ना इस वाले कंपोनेंट से। आई में से आई सब्ट्रैक्ट होता है, जे में से जे सब्ट्रैक्ट होता है ना, सबको याद है ना। ये दोनों के आई वाले पार्ट है, ये दोनों के जे वाले पार्ट है। वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आई से आई का होता है, जे से जे का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपोनेंट से ये वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसका आई में वेलोसिटी कितना दिखेगा, वी बी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा ना, इतना ये दिख रहा होगा। और जे का जे से सब्ट्रैक्ट होगा, इसका देखो ये इधर को है और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होना मतलब ये रिवर्स होके ऐड हो जाएगा ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर को ही दिखेगी। ये आगे रखना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब रिवर्स करके इसमें ऐड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, वी ए साइन अल्फा, पहले वी बी लिखो, वी बी साइन बीटा, फिर माइनस ऑफ माइनस वी ए साइन अल्फा हुआ, तो ये ऐड हो करके वी ए साइन अल्फा आया। तो अब ए के लिए ये वेलोसिटी उसको, ये कंपोनेंट उसको दूर ले जाता दिखा रहा है, और ये वाला उसको ऐसे सर्कुलर आर्क पे ले जाता दिखाएगा उस इंस्टेंट पर। समझो ना, इस कंपोनेंट की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में जाता दिखेगा, और इस कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर आर्क पे चलता दिखेगा उस इंस्टेंट पर। तो ओमेगा निकालने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वाला ना, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे ये वी रिलेटिव है परपेंडिकुलर वाला, और ये वाला है वी रिलेटिव पैरेलल वाला, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है ना। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड कहीं पे भी निकालना है तो आप क्या करोगे, वी रिलेटिव निकालोगे और रिलेटिव का फिर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे और डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस, मतलब वही सेम काम किया है। एक बार ए को रोक दिया ना, ए को रोक दिया तो जैसे पीछे निकालते थे, दो वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो, परपेंडिकुलर वाला वी अपॉन में डी कर दो। ये नोट कर लो, फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। भावेश, ये जो हम लोग निकालते हैं ना, ये उस इंस्टेंट पे निकालते हैं ना, ये इस इंस्टेंट का ओमेगा है, अगले इंस्टेंट पे सब चेंज हो जाएगा, एंगल वगैरह डी वगैरह, तो उस इंस्टेंट का ओमेगा अलग आएगा ना। आगे डी चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, ये इस इंस्टेंट का है। हाँ श्रेय, सेम ही चीज है, जो पीछे किया था वही सेम है, बस ऑब्जर्वर भी चल रहा था तो रिलेटिव निकालना पड़ा। नोट हो जाए तो बोल देना। चलो अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या दिक्कत हो गई,
सरायु ये इस इंस्टेंट का दिया हुआ है, इस इंस्टेंट पे ये डी आपको बताया गया था ना कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस डी है और इनकी ये वेलोसिटी है ना। तो उस इंस्टेंट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। अब ये देखो नेक्स्ट, एक मिनट रुकना। सपोज दो पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, एक पार्टिकल वाई एक्सिस में चलना शुरू करता है और एक एक्स एक्सिस में। दोनों ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड v है। तो हमें बताना है कोई भी टाइम पर b पार्टिकल की a के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड क्या हो रही होगी। ना t के टर्म में बताना है आपको। दोनों स्टार्ट ओरिजिन से किए हैं, एक एक्स एक्सिस में गया है और एक वाई एक्सिस में। ठीक है, अब चेक करते हैं ना, चेक करते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी कितना आंसर देखने के लिए। देखो हम लोग मान लेते हैं टी टाइम में पार्टिकल भी कुछ यहाँ आ जाएगा, वो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा वी टी ना, वी स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में कितना चल देगा वी टी। सेम वे में ए पार्टिकल टी टाइम में कितना चल देगा वी टी, और वो कहीं यहाँ आ चुका होगा। तो ये भी वी टी चला है, ये भी वी टी चला है, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये वी टी है, ये वी टी है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितने आएंगे 45 आएंगे ना ये एंगल। अब हमें क्या करना है, हमें इनको जो मिलाने वाली लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर वाला रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। हम VB का कंपोनेंट करें तो इधर को VB का कंपोनेंट आएगा VB cos 45 ना, ये भी 45 है ना अपोजिट एंगल, और VB का इधर कंपोनेंट आएगा VB sin 45, है कि नहीं। सब लोग रिजॉल्व कर लोगे ऐसे। सेम वे में ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, VA इधर को जा रहा है तो VA का इधर कंपोनेंट आ जाएगा VA cos 45, और इधर आ जाएगा VA sin 45। तो हमें केवल रिलेटिव कौन सा देखना है, जो परपेंडिकुलर वाला है, ये और ये, इनके वजह से देखना है ना। ये जो इनको मिलाने वाली लाइन है उससे हमें मतलब नहीं है। सब सही हुआ है ना। तो अब देखो VB sin 45 और VA sin 45 दोनों की वैल्यू कितनी आएगी V/√2, V/√2, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है
v/√2। तो परपेंडिकुलर वाला अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें ना, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो वो कितना दिख रहा है? अबे जीरो दिख रहा है ना भाई, ये भी v/√2 से जा रहा है, ये भी v/√2 से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो जीरो ही हुआ ना। अपोजिट में होता तब ना ऐड हो जाता। अगर रिलेटिव के टाइम में दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में जीरो हो जाता है ना। जब अपोजिट में होते हैं तब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐड होता है। रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है ना, यहाँ पर ये भी इधर को है और ये भी इधर को है, तो दोनों को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर रिलेटिव के टाइम में तो जीरो आएगा। तो अगर v रिलेटिव जीरो आया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन में d। v रिलेटिव जीरो है ना, d आप ये निकालोगे तो ये √2vt आएगा, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, ये दोनों की वेलोसिटी सेम बोला था ना, देखो ये v और v लिखा है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम है। आप समझो किसी भी टाइम पर अगर a वाला b को देखेगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा 45 एंगल ही बनाता दिखेगा ना, ये हमेशा vt दिखेगा, ये भी vt दिखेगा। तो a के लिए b हमेशा इसी x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे दिख रहा होगा, तो वो घूमता दिखेगा ही नहीं ना। उसको क्या लगेगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हाँ श्रेयस, हाँ। सिद्धेश बेटा देखो, ये वीटी है, ये वीटी है, तो अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए होता है √a² प्लस b²। सिद्धेश की भी पवार सर की क्लास लगानी पड़ेगी। हाँ ध्रुव, यहाँ पे v दोनों का सेम दिया था इस प्रॉब्लम में। ठीक है, वो नोट हो गया ना। हाँ, ये देखो हम लोग कोई टाइम टी पे निकाल रहे हैं ना, कोई टाइम टी पे ये हम मानेंगे कि कहीं यहाँ आ गया है और ये चलते चलते यहाँ आ गया है। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि कोई टाइम टी पे निकालना है, और ये ओरिजिन से चला था, ये भी ओरिजिन से चला था, तो टी टाइम में वी टी चल देगा वो। एक और कर लेते हैं, फिर ये एंगुलर स्पीड खत पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और दूसरा पार्टिकल दूसरा जो है वो 2r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड, इसकी भी ओमेगा है ना। तो हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड
एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जिस टाइम पे ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। अगर बी कोई और पोजीशन पे बनाया होता तो कुछ अलग होता है ना, अभी इस पोजीशन के लिए बनाना है। हाँ सर आयु, ओमेगा आएगा। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए की स्पीड लिख लोगे। ए का स्पीड कैसे निकालोगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखोगे आर ओमेगा। ऐसे बी का स्पीड लिखोगे, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा, 2r इंटू ओमेगा। बी के लिए रेडियस 2r है ना। फिर अब ए से बी की रिलेटिव स्पीड निकालोगे। ए इधर को जा रहा है आर ओमेगा से, बी इधर को जा रहा है 2r ओमेगा से। तो ए के रिस्पेक्ट में बी कितने से जा रहा है ना, ए इधर को जा रहा है आर ओमेगा से, और बी इधर को जा रहा है 2r ओमेगा से। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड क्या दिखेगी, ए देखेगा मैं रेस्ट पर हूं, और इसकी स्पीड से अपनी स्पीड सब्ट्रैक्ट करेगा तो आर ओमेगा दिखेगा। तो ये कितना आ जाएगा, आर ओमेगा। श्रेयस अनम्यूट कर लो, मैंने नहीं म्यूट किया है। और बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी की वैल्यू आर है ना। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाली रिलेटिव स्पीड का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डी। परपेंडिकुलर वाला आया आर ओमेगा ना, रिलेटिव वाला ओमेगा निकाल रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय आर, तो ओमेगा आया। हेलो, एक मिनट मुझे समझा लेने दो, फिर डाउट पूछो। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए वाला पार्टिकल कितने से जा रहा था, सर्कुलर पाथ पे पहले तो किसी की भी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आर ओमेगा करके ना। ये बात सबको क्लियर है। अगर कोई चीज ओमेगा से घूम रहा है तो उसकी वी कितनी आएगी, आर ओमेगा। और डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग। इसका रेडियस 2r है, दोनों का ओमेगा दिया है सेम है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2r ओमेगा, और इसकी होगी आर ओमेगा। अब ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी। अबे ध्रुविल, पिछली बार क्या पढ़ा था अपन ने, एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में रिलेशन पढ़ा था कुछ ऐसा। एक सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर अपन ने शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने रिलेशन देखा था एंगुलर वेरिएबल। हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो देखो अब ये है आर ओमेगा, और ये है, इसका रेडियस 2r है ना, तो 2r ओमेगा। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2r ओमेगा, इसकी आर ओमेगा। इससे जब हम इसको देखेंगे तो रिलेटिव कितनी आएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, 2r ओमेगा से आर ओमेगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो रिलेटिव कितना दिखेगा, आर ओमेगा। और रिलेटिव स्पीड, एंगुलर स्पीड के टाइम पे डिस्टेंस कितनी लेनी होती है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस लेनी है या सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। रिलेटिव में ओमेगा में हम क्या करते थे, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर वाला अपॉन में बीच की डिस्टेंस डी। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है ना, तो बीच की डिस्टेंस ये यूज कर ली गई है ना, रिलेटिव स्पीड परपेंडिकुलर वाला अपॉन में आर। समझ आया सबको। सर। हाँ बोलो अब। सर वो मुझे ये पूछना था कि अगर दो कोई भी बॉडीज है और वो
रिलेटिव स्पीड मतलब सेम स्पीड से जा रहे हैं, उनके हाँ, बीच में कितना भी डिस्टेंस हो तो रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो ही आएगा ना। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो अभी ये तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये एक लाइन में नहीं थे ना, ये वाली लाइन अगर ये पार्टिकल इसी लाइन पे होता कहीं तब होता वो। देखो मैं अभी यही चीज समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुको। देखो अभी ये दोनों यहाँ पे है ना, दोनों का ओमेगा सेम है, तो 90 डिग्री घूमने में दोनों को टाइम सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा? दोनों का अलग एंगुलर स्पीड सेम है, तो दोनों को 90 डिग्री घूमने में सेम टाइम लगेगा, अलग अलग टाइम लगेगा ना। सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम सोचे, सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, तो कोई थीटा एंगल घूमने में दोनों को टाइम सेम लगेगा, अलग लगेगा? सेम लगेगा ना। अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो दोनों के लिए थीटा भी सेम आएगा ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा सेम है, ओमेगा सेम है, तो दोनों का टाइम सेम आएगा। मतलब ये 90 डिग्री घूम के यहाँ आने में इसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में ये घूम के यहाँ आ जाएगा। तो कोई टी टाइम बाद अगर हम देखें तो मान लो ये ए यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो ए के रिस्पेक्ट में बी घूमता हुआ दिखा या नहीं दिखा? देखो ए के लिए बी पहले किधर था, राइट में था, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ना, इधर राइट में था हॉरिजॉन्टल में, और बाद में ये क्या हो गया, उसके वर्टिकल में आ गया, तो वो इस पोजीशन से घूम के इधर आ गया। तो देख रहे हो ए के लिए बी भी कितना घूमा है, 90 डिग्री घूमा है, क्योंकि उसकी भी रिलेटिव एंगुलर स्पीड सेम ही दिख रही है ना। डिस्टेंस सेम रहा से हम एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं ना, एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं हम, लीनियर स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। घूमता दिख रहा है कि नहीं ये हम बात कर रहे हैं ना। आप एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल जा रहा है, तो सेंटर से तो डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहती है ना, फिर भी तो एंगुलर स्पीड निकालते हैं ना, घूमने की बात चल रही है। तो देख लो इसका जो ओमेगा था, इसका जो ओमेगा था, वही रिलेटिव आया, तो तीनों का जो 90 डिग्री घूमने में टाइम लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा। ये जितनी देर में यहाँ आया, ये उतनी देर में यहाँ आया, और उतनी देर में ए के रिस्पेक्ट में बी भी 90 डिग्री घूम गया। ए के लिए पहले बी इधर था, अब वो इधर आ गया, मतलब 90 डिग्री घूम गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा फील हुआ क्या? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब देखो एक चीज आपको ये समझ आ गई। हाँ सर, आयु बता। अनम्यूट करके बोल, क्या बोल रही है? वी इक्वल टू वी बी हुआ। अनम्यूट करके बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही सर, आयु। हेलो सर। हाँ सर, आयु बोल। हाँ, आपने इस क्वेश्चन में वी ए और वी बी की वेलोसिटी सेम दी थी ना? हाँ वी। सेम। हाँ, अगर वो अलग अलग हो वी ए वी बी अच्छा ऐसे 3 4 ले लिया तो फिर भी अच्छा, एंगुलर नॉट इक्वल वेलोसिटी। टू लिखा है तूने, ओके। हाँ। अच्छा, हाँ तो देखो वो तो तुझे देखना रहेगा जो भी आए।
आपको ये कंपोनेंट लिखना है और ये सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अगर ये कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है तो वो डाल दो, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है तो जीरो डाल दो। ओके सर। अब देखो यहाँ पर ए की एंगुलर स्पीड कितनी थी, ओमेगा, बी की एंगुलर स्पीड भी है ओमेगा, तो भावेश ये बी का हमने निकाला ए के रिस्पेक्ट में, बी का निकाला ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो लिखा तो है। जो भी ऑब्जर्वर होगा उसका सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको देख रहा होगा उसमें से ना, हमेशा ऑब्जर्वर का सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ए का एंगुलर स्पीड ओमेगा था, बी का एंगुलर स्पीड ओमेगा था, तो अब अगर हमें मान लो यहाँ पे हमने क्या निकाला, एंगुलर स्पीड ऑफ बी निकाला विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो कितना आया है, ओमेगा आया है ना, एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। भावेश देखो ये ए और बी अभी यहाँ पे थे, तो इनको ये मिलाने वाली लाइन है ना, और इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला हमने वी दिया है ना, ए और बी को ये मिलाने वाली लाइन है। हाँ श्रेयस, और एक समझू, ठीक है एक और देता हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा था, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो कितना आया, ओमेगा आया है ना, और ओमेगा ऑफ ए कितना है, ओमेगा है, ओमेगा ऑफ बी कितना है, ओमेगा है। तो इसका मतलब जो आपने लीनियर वेलोसिटी में पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी में आपने पढ़ा था वी बी ए इक्वल टू होता है वी बी माइनस वी ए, होता है कि नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या आप ये चीज वैलिड बोल सकते हो, एंगुलर में क्या हम ये लगा सकते हैं, अगर हम ये लगाएंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। बट क्या बी के का एंगुलर स्पीड ए के रिस्पेक्ट में जीरो है, बी ए के रिस्पेक्ट में बी घूमता हुआ दिख रहा है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना। एंगुलर रिलेट ये एंगुलर के केस में रिलेटिव एंगुलर स्पीड के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना, यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दो। समझ आया सबको, ओमेगा बी ए निकालना है तो हम ये नहीं कर देंगे सर, ये हम नहीं कर देंगे कि ओमेगा बी माइनस ओमेगा है, सिद्धेश जो नहीं समझ आया वो वीडियो देख लेना यार फिर से एक बार ना, उसके बाद जो ना समझ आया वो पूछ लेना। तो सबको मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो लीनियर में आपने रिलेटिव को कॉन्सेप्ट देखा था वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वो एंगुलर में वैलिड नहीं है ना, एंगुलर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना है, वी रिलेटिव निकालना है, उसका परपेंडिकुलर निकालना है बाय डी करना है ना, इसका अलग तरीका है और इसका अलग तरीका है। चलो एक और प्रॉब्लम कर लो।
एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक पे पार्टिकल ए अभी यहां पर है और इधर जा रहा है, और एक पार्टिकल बी है वो इधर को जा रहा है। दोनों एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहे हैं, सर्कल का रेडियस आर है, ये ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है। तो अभी इस इंस्टेंट पे हमें बताना है दोनों का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो हमें बताना है इस इंस्टेंट पे फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी वैभव मैंने समझाया ना कि अगर दोनों ओमेगा से चल रहे हैं और एंगुलर स्पीड ऑफ बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वाला, तो आप ये नहीं करोगे कि ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए कर दोगे। अभी मैंने यही समझाया ना आपको। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? हम लोग देखो यहाँ पे हमें पता है कि बी की स्पीड कितनी है, आर ओमेगा इधर को, और ए की स्पीड है आर ओमेगा इधर को, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2r ना, बीच की डिस्टेंस √2r है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मिलाने वाली लाइन लेंगे, इस लाइन के अलोंग दोनों वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, हमने ये इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। बी की वेलोसिटी इधर को है आर ओमेगा, जिसको हम कुछ वी बोल देते हैं, और ए की वेलोसिटी इधर को है आर ओमेगा, जिसको हमने कुछ वी बोल दिया। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये आर है साइड, ये आर है, तो ये 45 है और ये भी 45 है ना। अगर ये 45 है तो ये एंगल अपोजिट भी 45 आएगा, और ये पूरा 90 है तो ये एंगल भी 45 आएगा ना। सेम वे में ये भी 45 आएगा ना, ये 45 है, ये पूरा 90 है। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब v को रिजॉल्व करो, v को रिजॉल्व करोगे तो v का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 45, और इधर कितना आएगा, v sin 45। रिलेटिव में हमेशा आपको क्या करना है, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग उनको रिजॉल्व कर लेना है, फिर केवल परपेंडिकुलर वाला रिलेटिव वेलोसिटी देखना है। अब इस v का इधर कितना आएगा, v cos 45, और इधर को आएगा v sin 45। तो परपेंडिकुलर वाला रिलेटिव कितना आएगा, हमें इसके लॉन्ग वाला नहीं देखना है, परपेंडिकुलर वाला। तो एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, अपोजिट में जब जा रहा है और ए को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो ए अपना रिवर्स करके इसमें ऐड कर देगा ना। तो ए के लिए बी का कितना दिख रहा होगा ना, ए के लिए बी का रिलेटिव एंगुलर स्पीड क्या दिख रहा है, ए देखेगा मैं रेस्ट पर हूं, बी का जो वेलोसिटी है ये इधर को v/√2 है, और इधर को ये कितना आया है, v/√2। ए का इधर को आया है v/√2, और इधर को आया है v/√2। तो ये वाला तो रिलेटिव में दोनों इक्वल है तो कट जाएगा ना, वैसे भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम देखें भी तो कट जाएगा। और केवल क्या दिख रहा होगा कि b के इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला तो 0 हो गया, v/√2 में से v/√2 सब्ट्रैक्ट होके ये रिवर्स होके ऐड हो जाएगा। तो रिलेटिव कितना दिखेगा, v/√2 प्लस v/√2। ए देखेगा कि मैं अपनी जगह रुका हुआ हूं, केवल बी वाला चल रहा है, और कितनी स्पीड से चल रहा है, दोनों ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, √2v।
और ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो रखी है, √2r ना। तो एंगुलर स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आएगा, √2v अपॉन में √2r, बीच की डिस्टेंस। v की वैल्यू, v हमने किसको माना था, r ओमेगा को v माना था ना, तो ये ओमेगा आ गया। समझ आया सबको कैसे सॉल्व करना है? देखो ये रिलेटिव एंगुलर स्पीड थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है, क्योंकि वैसे भी रिलेटिव एंगुलर स्पीड है। तो लगे तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लेना जिनको थोड़ा टफ जा रहा है, बट जिन्होंने एक बार थोड़ा सही से समझ लिया उनको लिए अब इजी लग रहा होगा। श्रेयस ने बोल दिया फील आ गया, फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं। श्रेयस को बहुत मुश्किलों में फील आता है। ये वाला ध्रुविल बोल रहा है, ये रिजॉल्व करना, देखना ये इधर को v से जा रहा है, ये एंगल 45 है, तो v का इधर कंपोनेंट ले ले, इधर ले ले। सेम वे में ये इधर को v से जा रहा है, ये एंगल 45 है, तो इधर v cos 45, इधर v sin 45। फिर इनकी वैल्यू डाल दी गई है, cos 45 sin 45। फिर रिलेटिव किया है, रिलेटिव में क्या करते हैं, ये a ऑब्जर्वर है तो a वाला सब्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला कंपोनेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होने में ये 0 हो जाएगा। और अगर दो वेलोसिटी अपोजिट में है तो रिलेटिव के टाइम में वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। रिलेटिव में ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, ऑब्जर्वर का सब्ट्रैक्ट होगा ना। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब उसको उल्टा करके इसमें ऐड कर दो, इसको उल्टा करके ऐड करोगे तो v/√2 प्लस v/√2 दोनों ऐड होकर के √2v हो जाएगा ना। अगर एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करो मतलब ये रिवर्स कर दो ऐसे, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो। वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, वेक्टर तूने पढ़ा नहीं यार ध्रुवील, अगर ऐसे डाउट पूछेगा तो मतलब है तुझे वेक्टर कुछ भी याद नहीं है। a माइनस बी वेक्टर क्या होता था, अबे कौन सब्जी बेचने लग गया। a माइनस बी वेक्टर क्या होता था, म्यूट रखो भाई। a प्लस माइनस बी वेक्टर मतलब b वेक्टर को रिवर्स करो और a में ऐड कर दो। ध्रुवील ये देख ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर याद है, वही लगाया है ये। ठीक है, तो हमने देखो रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकालना सीख लिया ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि अगर हमने एक के एंगुलर स्पीड से दूसरे की एंगुलर स्पीड सब्ट्रैक्ट की तो उससे हमें क्या मिलेगा। रिलेटिव एंगुलर स्पीड तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगा। देखो अब हम लोग नेक्स्ट समझ रहे हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल था, ये यहां से चलना शुरू किया ω1 एंगुलर स्पीड से, और एक दूसरा पार्टिकल है वो यहां से चलना शुरू किया ω2 एंगुलर स्पीड से। तो t टाइम में ये कुछ एंगल घूम गया,
आवाज नहीं आ रही है क्लियर? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ए वाला जो है वो यहां से यहां आ गया, और बी वाला जो है यहां से घूम करके टी टाइम में कुछ यहां आ गया। तो बी वाला कितना एंगल घूमा? बी वाला देखो कितना एंगल घुमा है, बी वाला एंगल घुमा है कुछ θ2, और ए वाला कितना घुमा है, ए वाला यहां से यहां आया टी टाइम में, वो कुछ एंगल घुमा है θ1 ना। मैंने देखो क्या बोला है कि ए वाला इस सर्कल में घूम रहा है, बी वाला इस सर्कल में घूम रहा है। ए वाले की एंगुलर स्पीड ω1 है, बी वाले की एंगुलर स्पीड ω2 है। तो टी टाइम में दोनों कितना कितना एंगल घूम जाएंगे, हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी। देखो सब लोग एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक्चुअली ये जो जूम में एक ये दिक्कत है ना, अगर तुम कुछ टाइप कर दोगे और मैं लिख रहा हूँ ना, तो फिर ये मेरा बोर्ड का जो लिखने का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब मैं कुछ लिख रहा हूँ ना तब टाइप मत किया करो ना, जब मैं कुछ पूछूं तभी टाइप किया करो। मैसेज आते हैं देख लो मुझे ये कैसे कैसे लिखना पड़ रहा है, ये सब दिक्कतें आ रही हैं ना। जब मैं पूछूं तभी टाइप करना, नहीं तो अनम्यूट करके डाउट पूछ लो ना, टाइपिंग से बहुत दिक्कत आ रही है इसमें ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला वाला पार्टिकल कुछ θ1 रोटेट हुआ, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, वो ω1 से जा रहा था तो टी टाइम में कितना घूमेगा ω1t। दूसरा वाला कितना घूम जाएगा ω2t ना, टी टाइम में वो कितना घूमा ω2t। तो इनके बीच का एंगल कितना बोलोगे, ये अगर पूरा θ2 है, ये एंगल θ2 है, और ये एंगल θ1 है, तो इनके बीच का एंगल ये कितना आ रहा होगा, ये वाला एंगल। हाँ, इनके बीच का एंगल जो डेल्टा थीटा आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा θ2 माइनस θ1। डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू डालो, एक सेकेंड भाई मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। सिद्धेश यार तू ध्यान से सुना कर भाई, बहुत टाइम पास करा देता है। पार्टिकल ए यहाँ पे है, पार्टिकल बी यहाँ पर है, ये ए का पोजीशन हुआ और ये बी का पोजीशन हुआ। ए की एंगुलर स्पीड ω1 है, अब कोई टाइप नहीं करेगा ना, शांत सुनो सब लोग ना। और दूसरा की एंगुलर स्पीड ω है, तो टी टाइम में क्या हुआ, ए वाला कहीं यहां आ गया और बी वाला कहीं यहां आ गया। ए वाला कितना एंगल घुमा है, ω1 की एंगुलर स्पीड से वो चल रहा है, तो वो कितना एंगल घूम जाएगा θ1 ना, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ये θ1 है। और बी वाला कितना एंगल घूम जाएगा कुछ θ2 ना, θ2 ये है, तो θ2 मतलब ये वाला एंगल और θ1 ये वाला एंगल, तो ये बीच का एंगल कितना आएगा डेल्टा थीटा। तो कितना आएगा θ2 माइनस θ1, तो ये हो जाएगा ω2t माइनस ω1t ना, तो ये ω2 माइनस ω1 इंटू टी
ना, ये टी टाइम में कुछ गया ना, टी को इधर कर दो, डेल्टा थीटा अपॉन में टी, तो ये आया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो देख लो ये क्या बता रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या बता रहा है कि इसके बीच का जो एंगल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो बता रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या बताता है कि दोनों पार्टिकल के रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, वो वैल्यू बताता है। अगर ये एंगल मान लो एक dt टाइम में आप देख रहे होगे, dt टाइम में देख रहे होगे तो ये d थीटा आएगा, तो उस टाइम पे हम इसको ऐसे लिखते हैं d थीटा बाई dt। ना d थीटा बाई dt क्या हो रहा होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ना, जहां पे थीटा उनके बीच के का एंगल है ना, उनके बीच मतलब उनके रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो अल्फा, ये डी ओमेगा 2 बाई डी टी अल्फा 2 हो जाएगा और डी ओमेगा 1 बाई डी टी अल्फा 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्ट करने वाले टर्म है वो उनके बीच के एंगल का रेट ऑफ चेंज, और उस रेट ऑफ चेंज का भी रेट ऑफ चेंज अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 से मिलेगा। डाउट पूछने के लिए अनम्यूट करके बोल दो, बट मुझे जब लिख रहा हूं तब कुछ मत लिखो ना। बोलो अब क्या बोल रहे हो। मैं जब लिख रहा हूं तब मत डाउट पूछा करो ना, मैं जब पढ़ा के फिर पूछूं कि अब समझ आया तब पूछा करो। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होते हैं, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये नोट कर लो, अब मैं प्रॉब्लम दे करके ये समझाता हूं कि इसको कैसे यूज करना है, ये क्या मतलब उसका, तब समझ आएगा। बट एक चीज सबको क्लियर हो गई है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रिलेटिव एंगुलर स्पीड नहीं होती ना, वो उनके बीच का जो एंगल है उसका रेट ऑफ चेंज है। नहीं प्रथम, जब आप टाइप करते हो ना इस टाइम पर तो वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। बेटर यही है कि जब मैं लिख रहा हूँ बस उस टाइम पे मत लिखो ना, मैं जब पूछूं कि समझ आया तब फिर डाउट पूछा करो। नहीं, अपना डाउट आप लिख के रख लो, जब मैं पूछूं तब इंटर दबाओ ना, क्योंकि मैसेज आते ही तुरंत जो लिखते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखो यहाँ पर हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो इससे ये चीजें क्लियर होंगी। सपोज कोई सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से, एक मिनट, ये मान लो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक यहाँ से ओमेगा एंगुलर स्पीड से चलना शुरू करता है और दूसरा यहाँ से 2 ओमेगा से चलना शुरू करते हैं। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ ये कितनी देर बाद बी वाला ए को ओवरटेक कर लेगा ना, अगर पीछे वाला फास्ट एंगुलर स्पीड से आ रहा है
तो थोड़ी देर बाद ए को ओवरटेक कर लेगा ना। क्वेश्चन समझ आया सबको? ए और बी दोनों सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, ए की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, बी की 2 ओमेगा है, और शुरू में इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद बी ए को ओवरटेक कर लेगा। हाँ, पाई बाई 2 ओमेगा। कैसे किया सर आयो तूने? हाँ ठीक है पार्थ। कोई बताएगा कैसे किया? हाँ देखो, एक तो देखो इसको करने का तरीका क्या था, हम रिलेटिव यूज ही नहीं करें, हम नॉर्मल सॉल्व करें। हम मान लेते हैं कि ये कहीं यहाँ आते आते, कहीं यहाँ पर आते आते ए और बी को ओवरटेक किया, तो ए कितना एंगल घुमा उतनी देर में? कुछ थीटा ए। और बी एंगल कितना घुमा उतनी देर में? कुछ थीटा बी। अगर ए जब तक यहाँ पहुंचा तब तक बी ने आके ओवरटेक कर लिया, तो ए कुछ थीटा ए घुमा और बी कुछ थीटा बी घुमा। तो थीटा ए और थीटा बी में क्या रिलेशन है? थीटा बी और थीटा ए में ये रिलेशन आएगा ना। अगर थीटा ए में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तब वो थीटा बी होगा ना। समझो सभी? अब थीटा बी को क्या आप लिख सकते हो? इसकी एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। थीटा बी क्या होगा? बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो उसकी एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। और ए की देखें अगर, तो ए के लिए ए की एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। अभी हम देखो कुछ भी रिलेटिव नहीं कर रहे हैं ना, हम नॉर्मल ग्राउंड के फ्रेम से सब कुछ कर रहे हैं। ओमेगा टी को हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2। तो टाइम आ गया पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है। अब इसको करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता था कि हम लोग एक का रेडियस वेक्टर रोक दें और दूसरे के रेडियस वेक्टर को केवल घुमाएं। एक के रेडियस वेक्टर को रोक दो और दूसरे के रेडियस वेक्टर को घुमाओ। मान लो हमने ए का रेडियस वेक्टर रोक दिया, ए यहीं पर है, ए का रेडियस वेक्टर रुका हुआ है, और बी का रेडियस वेक्टर को घुमाए, तो इनके बीच का एंगल किस रेट से चेंज हो रहा होगा? डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 2 ओमेगा माइनस ओमेगा। ओमेगा रेट से चेंज हो रहा होगा, और उसको कितना चेंज होना है? यहां से यहां आना है ना, बी को अगर एक तक पहुंचना है तो कितना एंगल घूमना है ना? बी का रेडियस वेक्टर कितना एंगल घूम जाएगा? 90 डिग्री, तब वो ए के बराबर आ जाएगा ना। तो हम लोग टाइम कितना बोलेंगे? इस रेट से घूम रहा है और कितना उसको चेंज करना है? पाई बाई 2। तो हम ऐसे सोचेंगे बी को ए तक आना है तो थीटा अपॉन में ओमेगा कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे कहीं पे भी आपको दो पार्टिकल के क्वेश्चन आ जाए, वो कब मिलेंगे, इस टाइप की चीजें निकालनी है। तो उसके लिए फिर हम लोग ये वाला यूज करते हैं ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करके।
ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ सिद्धेश, तूने वही किया, इसको इधर लाके तूने बस लिख रखा है, ये वाला तूने किया हुआ है। ध्रुविल देखो, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं सोचूं कि ए रुका हुआ है, केवल बी आ रहा है, तो बी के का रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितना दिखेगा? इसके रेडियस वेक्टर का एंगुलर स्पीड है, इसके रेडियस वेक्टर के कंपैरिजन में इसके रेडियस वेक्टर की एंगुलर स्पीड कितनी दिखेगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करके निकाल लेंगे। और इस रेडियस वेक्टर को कहां तक आना है? ए के पैरेलल में आना है ना, बी को ए को ओवरटेक करना है, मतलब बी का रेडियस वेक्टर ए के रेडियस वेक्टर वाली लाइन में आ जाए। कितना एंगल घूमना है उसको? 90 डिग्री। और किस रेट से वो घूम रहा है? ओमेगा के रेट से घूम रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये रेडियस वेक्टर कितने रेट से घूम रहा है? ओमेगा के रेट से। तो थीटा अपॉन ओमेगा कर दिया है। एक और इस टाइप का प्रॉब्लम कर लो। भावेश, वो जो रिलेटिव एंगुलर स्पीड होती है वो जब पूछा जाए तब बताएंगे ना, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका यूज नहीं था ना। ये रिलेटिव एंगुलर स्पीड नहीं है, ये आप एक तरह से बोल सकते हो उनके रेडियस वेक्टर के बीच का रिलेटिव एंगुलर स्पीड है, ये पार्टिकल के बीच का नहीं है। एक तरह से उनके रेडियस वेक्टर के बीच का रिलेटिव एंगुलर स्पीड है। वो कब मिलेंगे? जब उनके रेडियस वेक्टर एक लाइन में हो जाएंगे, तो रेडियस वेक्टर का एंगुलर स्पीड यूज करके सॉल्व करोगे। हाँ, दूसरी जगह तो करेंगे ही ना, रिजॉल्व करके कर सकते हैं वो। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मान लो दो पार्टिकल है, वो दोनों यहां से चलना शुरू किए। ए वाला ओमेगा एंगुलर स्पीड से चलना शुरू किया, लेकिन उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 थी। बी वाला 0 एंगुलर स्पीड से चलना शुरू किया, बट उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा था। तो हमें बताना है टाइम जब बी वाला ए को ओवरटेक करेगा, और इनमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी। इनकी कुछ कुछ वैल्यू दे देते हैं। ये मान लो कुछ पाई रेडियन पर सेकेंड से चल रहा है, और ये कुछ π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। इस वीक में जो फ्राइडे को अपना डाउट सेशन था वो नहीं हो पाएगा। 12th वाले वो जेई का एग्जाम है 27 सितंबर को, संडे को, तो इस वीक में टाइम कम मिलेगा।
तो अपन डाउट सेशन फिर मंडे वाली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक के मंडे वाली क्लास में। हाँ, फ्रिक्शन का तब तक 1 2 सब कर डालो। टेस्ट टेस्ट तो ये लास्ट संडे आ गया क्या? ये लास्ट संडे है? ठीक है, अच्छा ठीक है, इस वीक टेस्ट नहीं है। चलो अब देखो इधर, यहाँ पे ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि ए वाला ओमेगा पायर ओमेगा से चलना शुरू किया था, ओमेगा की वैल्यू पाए है और अल्फा 0 है, और शुरू में इसका ओमेगा 0 था बी वाले का, तो पहले आगे कौन निकल जाएगा? आगे ए वाला निकल जाएगा ना, लेकिन बी वाले का एंगुलर एक्सेलरेशन है, बी का एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो बी की एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी और कभी ना कभी जाके वो ए को ओवरटेक कर लेगा। समझो ना, ए की तो एंगुलर स्पीड बढ़ नहीं रही है, लेकिन बी की बढ़ती जा रही है, तो कभी ना कभी तो वो अब आते आते बी को ओवरटेक कर लेगा। तो आप देखो, इस चीज को हम एक तो ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं या रिलेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं दोनों तरह से सॉल्व कर रहा हूं, बाद में आप मोस्टली रिलेटिव से ही कर देना। रिलेटिव मतलब इनके रेडियस वेक्टर का रिलेटिव ना, रिलेटिव मतलब यहाँ पे बोलूंगा तो मतलब रेडियस वेक्टर का रिलेटिव। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मान लो ये कहीं यहाँ आकर के ओवरटेक करते हैं, तो यहाँ आते आते दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सेम हो चुका होगा ना। तो आप एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वो कितना होगा, ओमेगा इंटू टी। ए का ओमेगा कितना है, पाए, और बी का निकालोगे, बी का निकालोगे तो कितना आएगा, इसका ओमेगा 0 है, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हो सकता है ए जब तक यहाँ आया तब तक बी भी आ गया, लेकिन हो सकता है बी जब तक यहाँ आया तब तक ए पूरा एक चक्कर मार के दूसरे चक्कर में यहाँ पहुंचा है। ठीक है, अगर मान लो ओमेगा ए बहुत ज्यादा था तो वो एक बार घूम के दूसरी बार जब आ रहा था तब जाकर के बी अभी यहाँ पहुंचा है, ऐसा हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, समझ लो, हो सकता है कि एक की जगह 2 बार घूम के पहुंचा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ए का डिस्प्लेसमेंट आपको इतना ही दिख रहा है, बट इतना है नहीं वो। सिद्धेश यार, फॉर्मूले वगैरह याद करो भाई। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर फॉर्मूला अभी लास्ट क्लास में डिराइव किया था ना, जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आता है तब थीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा जब आता है तब का थीटा निकालने का फॉर्मूला लगाओ। तो जो ए का डिस्प्लेसमेंट है वो बी के बराबर नहीं है, बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा हो सकता है, 2n पाई। ए इतना तो चलेगा ही, ए भी, लेकिन हो सकता है इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चक्कर चलाओ, 2 एक्स्ट्रा चक्कर चले हो, तो n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ना। तो इसीलिए जब हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से करेंगे तो सोचना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम रिलेटिव से करेंगे तो ये सब दिक्कत आएगी नहीं। ए की वैल्यू कितनी डाल देंगे, पाई टी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4 टी स्क्वायर प्लस 2n पाई। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, टी कॉमन हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 टी, अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एन के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कि मान लेंगे कि पहले एन 0 है और फिर देखेंगे कि भाई टी क्या हो सकता है।
ना। तो ऐसे में कई सारे केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहला केस लेते हैं कि n 0 है, तो टाइम कितना मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, अगर ये 0 होगा तो या तो t 0 है या t हमारा 4 सेकेंड आएगा ना। इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, 4 सेकेंड ना। तो पहली बार वो कब मिलेंगे, 4 सेकेंड पे। 0 पे तो शुरू में ही मिले हुए थे ना, ये वाला 0 मतलब शुरू में एक साथ थे, और फिर एक साथ कब आए, 4 सेकेंड पे। समझ आ रहा है। फिर n की वैल्यू 1 डालोगे तो एक नया टाइम मिलेगा, 2 डालोगे तो एक नया टाइम मिलेगा। कई बार मिलते रहेंगे ना वो सर्कल पे, ऐसा तो है नहीं एक ही बार मिलेंगे, वो कई बार चलते चलते मिलेंगे। तो n की वैल्यू 1 2 डालते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम मिलते जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रिलेटिव से सॉल्व करते तो सोचना आसान होता। हाँ, पहली बार 4 सेकेंड पे मिलेंगे वो। अब अगर हम इसको मेथड 2 से करें, रिलेटिव से, तो हम उसमें क्या सोचेंगे, उसमें हम देखो ऐसे सोचेंगे कि मान लो हमने ए वाले रेडियस को केवल आगे को चलाया और बी के रेडियस को यहीं रखा ना, बी का रेडियस नहीं घुमाया। तो ए का रेडियस आगे को किस एंगुलर स्पीड से जाता दिखेगा, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी ना। तो उसका एंगुलर स्पीड कितना दिख रहा होगा, पाई। ये समझ आ रहा है। बी का रेडियस रोक के केवल ए के रेडियस को आगे को घुमा रहे हैं, तो उसके बीच का ये एंगल किस रेट से चेंज होता दिखेगा, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। और इसका रेट ऑफ चेंज, इस ओमेगा का रेट ऑफ चेंज, मतलब उसको हम एक तरह से इनके बीच के एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, वो कितना दिख रहा होगा, अल्फा ए माइनस अल्फा बी। ये ध्यान रखना, ये रेडियस वेक्टर के बीच का एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस पाई बाई 2, मतलब ये माइनस में दिख रहा है। तो बी का रेडियस वेक्टर रुका हुआ है और ए का क्या दिख रहा है, ये आगे जा रहा है लेकिन अल्फा पीछे को है। अल्फा पीछे है तो क्या होगा, ओमेगा जाते जाते रुकेगा फिर वापस आएगा। ये बात समझ आ रही है। अल्फा निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये ए का रेडियस वेक्टर आगे जाता जाएगा, रुकेगा, फिर वापस लौट आएगा। और जब वापस लौट के आएगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, जहां से चला वापस घूम के वहीं आ गया ना। तो जब हम इसका डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में डालेंगे तो ओमेगा को 0 डाल देंगे, और ये कितना आ जाएगा, पाई टी माइनस पाई बाई 2, ये 1/2 आगे और रहेगा टी स्क्वायर। तो इससे टी कॉमन कर लोगे तो फिर से वही टी इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा या 0 आएगा। तो पहली बार मिलने का टाइम आ जाएगा। हाँ आदित्य, बन सकता है, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन बनाने वाले ऐसे ही सोचते हैं। जो क्वेश्चन बनाना सोचना शुरू कर देगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना और अच्छे से करने लगता है। श्रेयस देखो, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि ए वाला हो सकता है पहली बार जब यहाँ अभी इसमें मैंने ये बोला कि ए हो सकता है अभी यहाँ आया तब तक बी भी यहाँ आ गया, तो थीटा ए और थीटा बी इक्वल होंगे, एन 0 होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ए वाला एक बार रोटेट करके दूसरी बार में यहाँ पहुंचा, तब जा करके ये बी यहाँ पहुंच रहा था ना। जब तक बी यहाँ आया तब तक ए एक बार पूरा घूम के दूसरी बार में आके मिला। तो एक तरह से यहाँ पे थीटा ओमेगा बी वाले ने ओवरटेक नहीं किया, ए वाले ने पीछे से आके बी को ओवरटेक किया है यहाँ पर।
समझ रहे हो ना, बी यहाँ से चला, ए भी चला, ए वाला आगे से घूम कर आया और पीछे से जा करके फिर बी को ओवरटेक कर रहा है। अब दोनों मिल गए ना, चाहे उसमें ए को बोलो या बी को ओवरटेक करना बोलो, तो उस टाइम पे ए वाला ज्यादा चल के आया ना, कितना एक्स्ट्रा चल के आया, 2 पाई एक्स्ट्रा चल के आया, तो एन की वैल्यू उस टाइम पे 1 डाल देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम लोग सर्कुलर, मेन जो सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेशन वगैरह है वो सब वापस देखेंगे। होमवर्क में आज के लिए 1 मिनट बता देता हूँ। होमवर्क नोट कर लो, फिर बाय करना। होमवर्क नोट करो बच्चों, इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 7 तक, इलस्ट्रेशन 1 से 7 और इंटेक्स एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। होमवर्क इलस्ट्रेशन 1 to 7, ये 1 to 7 है ना, 1,7 नहीं है। और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। भावेश क्लास तो रेगुलर होगा, डाउट क्लास नहीं होगा। सिद्धेश मैं ये नोट अभी डाल दे रहा हूं, पीडीएफ डाल दूंगा, तुम एक बार वीडियो फिर से देख लेना, फिर अगर डाउट रहे तब पूछना। बाय बाय एवरीवन।